हेलो क्लास 5th स्टूडेंट्स। सो आज आपकी हिंदी की क्लास है और आज मैं आपको हिंदी की किताब से पाठ 4 नन्हा फनकार पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो जिनके पास किताब है वो अपनी किताबें खोल लीजिए और जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे इसे। ठीक है, नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने एक पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। तो बच्चों, यहाँ पर ये केशव नाम का एक लड़का है और वो 10 साल का है और वो नक्काशी का काम करता है ना। पत्थरों के ऊपर छेनी और हथौड़े से, जो कि आपने देखा होगा, पत्थरों के ऊपर सुंदर सुंदर डिज़ाइनें बनी रहती हैं, कुछ घंटियाँ बनी रहती हैं, कुछ पत्तियाँ बनी रहती हैं, है ना। अलग अलग डिज़ाइन बनी रहती हैं, नक्काशियाँ वो की करते हैं ये लोग, है ना। वही वाला काम जो है ये बच्चा करता है और ये हुनर उसे अपने पिता से मिला। ये उनका ख़ानदानी जो है काम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें। उसकी केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वो सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो बच्चों, पत्थर के ऊपर ये सब बनाना, डिज़ाइन बहुत मुश्किल कार्य है और यहाँ पर आप देखेंगे वो जो बच्चा है वो इन काम को सीख रहा है और उसकी जिज्ञासा है कि वो पत्थरों पर बेल बूटे, कमल का फूल, घोड़े, सांप आदि चीज़ें बनाने का उसका सपना है कि वो भी इन सब चीज़ों को बनाए। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। तो बच्चों, ये आगरा के रहने वाले नहीं थे, ये गुजरात के रहने वाला इनका परिवार था और ये काम की तलाश में आगरा में आकर बस गए थे और उस समय क्या बनवाया जा रहा था? आगरे का किला। ठीक, केशव का जन्म आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई ना पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई है। किसने बोला ये बात? बेशक, हाँ, वो छोटे बच्चे ने, केशव ने। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी की अच्छी तरह
देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसी की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवाशी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठ के खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली ना लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था। अब क्यों असमंजस में था? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ये बादशाह अकबर हैं। और जब उसे पता चला कि अरे ये बादशाह अकबर हैं, है ना, इसलिए वो बड़े असमंजस में हो गया कि बादशाह अकबर मेरे पास क्यों आए, उन्हें यहाँ मेरे पास क्या काम है। इसलिए वो सोचकर असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपने नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। केशव, उसने नपा तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतज़ाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता, उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे, नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने कर दिखाया और कहा, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से व्यस्त पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था।
वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को घेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिला के अपनी सहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत राष्ट्र उन्हें बहुत बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पे बने नमूने को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीरे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत रास पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राष्ट्रों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा के कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिका कर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक ख़ास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज़ में बोला। पिता ने देखा उनका लाडला बेटा सो गया है। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को करने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। कार्य छोटा हो या बड़ा हो, हमें उसे अच्छे से करने के प्रयास करना चाहिए, और धीरे धीरे हम ज़रूर अच्छे से उसी काम को अच्छे से करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब इससे संबंधित आपका जो कार्य है वो मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।